जब हम हमारे माता भगिनी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बात हो जाती है। इसके ऊपर हमारे अनी जैसी बहन लड़ती है और भी कई बहनें लड़ रही है, लेकिन कितने सदियों से लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप थोड़ी हिस्ट्री खंगालेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 जब कास्ट इन इंडिया का सब्जेक्ट लिया था तो उन्होंने कहा था कि सरप्लस श्री का जो थियरी है ये सबसे बुरी थियरी है, सबसे घातक थियरी है। और ये सरप्लस उम्मीद क्या होती है? तो वहां से उन्होंने 1942 में पहले तो कमीशन 1928 वो साइमन कमीशन के सामने उन्होंने वुमेन की भागीदारी की बात करी थी। बाद में 1942 में काय को 27 में 1927 में महाराष्ट्र सवाल तलाक उसको कहते थे वो फंक्शन में 15-20 हजार महिलाएं थी। तो इतनी ताकत थी बाबा साहब के अपील में कि इतनी महिलाएं थी। जब एनी जी ने कहा कि मैंने रिसिग्नेशन दिया, मैंने उम्र के 47 साल में जजशिप छोड़ दी, 35 साल में हुआ। और तब मैंने शपथ ली थी कि मैं फुले शाहू अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के गरीबी कावड़े के साथ काम करूंगा। तो मैं आज तक वही काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा बोलने वाला तो एक हिस्ट्री है। अभी आपका भी मैं वो कल एक पढ़ रहा था, जो लड़की कलकत्ता में क्या रानी गुहा कर, तो वो पहले लॉयर बनी और उसने एप्लीकेशन किया सनद के लिए, तो नकार। और उसके बाद कई लोगों ने उसके ऊपर प्रयास करे और करने के बाद अल्टीमेटली कोई एक डॉक्टर हरि सिंह उन्होंने बात काउंसिल में उस ठहराव ला के उसको सबको सनद देने की व्यवस्था करी, लेकिन तब तक वो बेचारी जिसने शुरुआत करी थी वो गुजर गई। तो ये जो इतिहास है, इसके बावजूद हम कहते हैं, ऑलवेज कहते हैं कि दुनिया की माता बहन यहाँ की, हेलो आपने एशिया की बात करी, विवेकानंद ने कहा था कि जिस देश में हम हमारे माता बहनों को साथ बराबरी का दर्जा देते हैं वही देश विकास कर सकता है। लेकिन आप तो सब जानते हैं कि हमारे यहाँ मनुस्मृति थी नहीं है, आज पक्की हो गई है। हमारे यहाँ चाणक्य नीति थी, और इन सब का कहना है। आजकल मैं थोड़ा डरता हूँ सत्य बोलने में, सही धर्म की बात करने में या न्याय की बात करने में। आज उसको गुनाहगार ठहराया जाता है। तो भी किसी ने तो बात करनी चाहिए, इसलिए मैं छेड़ रहा हूँ कि हमारे जो माता बहनों की अवस्था आज भी, और हिस्ट्री ऐसी है कि जो हमारा रूलिंग क्लास था उन्होंने खुद अपने माता बहनों को भी सुधर कहा, वो भी सुधर। और आज भी जब वो मुंज होती है, वो मुंज इसीलिए होती है कि उस उधर से पेट से आया बच्चा है, उसको ब्राह्मण बनाने के लिए मुंज होती है। तो हम सब ने हिस्ट्री तो बाबा साहब भी कहते थे, हम भी कहते हैं कि जब तक हमें सही हिस्ट्री मालूम नहीं होगी, बाबा साहब तो कहते थे कि सही हिस्ट्री मालूम होगी तो भूचल आएगी, लेकिन भूचल आ ही नहीं रहा है। सब डरते हैं। मैं सबको विनती करता हूँ, विशेषतः माता भगिनी को विनती करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सब पर जिम्मेदारी ये रखी है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका क्या सबसे कॉन्स्टिट्यूशन का शोषण मुक्त समाज की निर्मित, ये उनका ध्येय था। सभी तरह का शोषण उससे समाज मुक्त हो, इसलिए बाबा साहब ने संविधान बनाया।
उसको बनते समय ये उनका ध्येय था। वैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जमाने में जब मनुस्मृति का बहुत थोड़ा होड़ था, तब भी बाबा साहब ने अपनी माता को सती नहीं जाने दिया और सबको बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करी। इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, आप सभी माता भगिनी आए हैं, मैं आप सबको विनती करता हूँ, थोड़ा इतिहास खंगालने की जरूरत है। और जब हम खंगालेंगे हमें सब मालूम होगा कि आपके सिवा ये देश नहीं चलेगा। अभी मैं CAA NRC का उदाहरण देता हूँ, हजारों महिला उसके पर, हजारों महिला, मैंने कहा आपने क्रांति करी है, लेकिन यानी जी आपको मालूम होना चाहिए कि वो CAA NRC में जो मैंने भाषण किए देश भर और महिलाओं की स्तुति करी, तो मेरे खिलाफ बॉम्बे दिल्ली मद्रास हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन है कि CAA NRC के कारण मुसलमान बहनों को भाइयों को भड़काया और दिल्ली में दंगा हो गया, और इसलिए मुझे इम्प्लीड करो उसने ये पिटीशन। तो आपको बोलने की पाबंदी कैसी लगाएगी उनको मालूम। इसलिए हमें तो जेल को न मरने को डरना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम घर में बैठेंगे, एयर कंडीशन में बैठेंगे, अच्छी अच्छी कारों में घूमेंगे, तो भी घर में सड़कर मरने वाले हैं। तो हमारी अगली पीढ़ी हमारे लिए क्या सोचेगी कि जो हमारे पुरखे थे वो ऐसे घर में सड़के मरे, इसलिए हमें भी सड़के मरना पड़ा। मैं आपको विनती करता हूँ कि चलो डरो मत, अभी हमें लड़के मरने में हमारा अभिमान जागा होना चाहिए। ये मैं आपको वादा करता हूँ। आज का जो विषय मेरे लिए है, तो वही कहता हूँ कि क्यों कोर्ट, क्यों संसद, हमारी महिलाएं सब जगह चाहिए, और ये संसद और ये कोर्ट जहां हम जाते हैं वहां हमारे मुताबिक काम करने की व्यवस्था नहीं है। किसी भी पार्टी में तुम जाओ, वो पार्टी की आइडियोलॉजी मनुवादियों के तरफ झुकी हुई है, और मनुवाद तो हमारा शत्रु है। मनुवादी मनुस्मृति तो हमारे सबसे हजारों सालों से दुश्मन है। किसी भी पार्टी में आप जाओ, आपको स्वतंत्रता की परमिशन नहीं है। स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र विचार रखने के लिए जो हम लोग और जो बाबा साहब की इच्छा थी, उनको तो इतना कहना था कि स्वतंत्र विचारों की युवा पीढ़ी निर्मित यही देश के विकास की नींव है। लेकिन वो होगा जो MP MLA स्वतंत्र बात नहीं कर सकते, हमारे माता भगिनी को बात करने के मौका कब मिलेगा? और जो कभी मिलता है मौका, तो पार्टी के मिनट किए जाते हैं, मिनट्स होते हैं, मिनट्स। ये हम यहाँ बात हो गई थी, डी राजा जैसे थोड़े MP हैं जो थोड़े होते हुए भी समय निकालते थे, वाइस प्रेसिडेंट से परमिशन लेके बोलते थे, लेकिन बोलना भी इतना मुश्किल हो गया। तो हमें गली गली में बोलने की क्या जरूरत है? घर में जाके हमें बोलने की जरूरत है। हम इनसे पंगा वैसा नहीं ले सकते। इन ताकतों से पंगा लेना है तो माता भगिनी से काम शुरू करना है, वही काम कर सकती है। अपने बच्चों को क्या मालूम, वो जब आपके घर में आता है तो उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको क्या करना है, हम उसको तैयार करते हैं। तो हमें यदि उसको तैयार करना है तो भाई तू ना जात का ना धर्म का है, तू पहले इंसान है। यदि हमारी माता भगिनी, अब हमें ये करना पड़ेगा, उससे बिल्कुल हमें चारा नहीं। आज सिर्फ भाषण, मीटिंग से काम नहीं चलेगा। एक तो मीटिंग हो नहीं सकती, लोग मीटिंग में आते नहीं, आने के लिए डरते हैं, और डरते ही इतने डरते हैं कि हम जैसे लोगों को भी विरोध करते हैं, कहा तुम कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये आपके माध्यम से मैं घर घर मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे सभी महिलाओं की सभी जगह भागीदारी चाहिए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नई युवा पीढ़ी की स्वतंत्र विचारों की एक फौज तैयार करना। यदि हम वो करेंगे तो इन लोगों का हम मुकाबला कर सकते हैं, नहीं तो मुकाबला नहीं कर सकते। अभी मैं हमारे कई दोस्त देख रहा हूँ, हमारे प्रोफेसर रतनलाल है, गए तो
मीडिया उनको भी ऐसे ही कुछ भाषण में अंदर लिया था। और जब एक अंदर जाता है तो हम लोग सोचते हैं हमारी बारी नहीं है। हिटलर की हिस्ट्री है तो उन्होंने एक एक को सफाया दिया, और जब कोई बचे तो उनके लिए कोई बचा ही नहीं। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, विशेषकर दलित, आदिवासी, दलित यानी SC, कुछ गलत शब्द है तो माफ करना, लेकिन SC, ST और OBC ये मुस्लिम, ये साथ आने की मैं 1976 से कोशिश कर रहा हूँ, साथ आती ही अपनी अपनी लीडरशिप है, उनकी दुकानें हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस देश के माता भगिनों को विनती करता हूँ कि ना धर्म, ना पंथ, ना जात, ना पॉलिटिकल पार्टी आपको मदद कर सकती है। आपको इन सबको यदि सुधारना है, इनके में परिवर्तन लाना है, तो आपको ये घर से काम शुरू करना पड़ेगा। और हमें ना मीडिया है हमारे पास, ये बेचारे सोशल मीडिया के लोग हैं, मेन मीडिया तो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आ नहीं सकता, उनको परमिशन ही नहीं है, और जो आए हो तो उनके संपादक उनको ये दिखा भी नहीं देंगे। लेकिन हमारा मीडिया है ना, हम जब इतने संख्या में हम भारी है, इतनी संख्या है हमारी कि हमें दूसरे मीडिया की जरूरत ही नहीं है। यदि हम घर घर जाके काम कर सकते हैं, यदि हम समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पहली अमेंडमेंट, यदि आप सुनेंगे आपको मालूम हो, नहीं वैसा नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने सभी क्या बोलते हैं, सबको शोषण मुक्त करने के लिए संविधान लिखा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, सॉरी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी। जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमल शुरू हुआ तो पहले ही साल में ये दोनों ही संबंध में जो कानून पास हुए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्टे दिया। सभी कानून, यानी आरक्षण हो, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा है कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिव, राइट टू, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा करना है वो भी जजेस के ऊपर ये निर्भर है। तो ये सब जब कानून रद्द हो गए तो बाबा साहब ने और पंडित नेहरू ने बड़ी हिम्मत उस समय दिखाई, और सब देश जब खिलाफ था उस समय पंडित नेहरू ने ये अमेंडमेंट करी, और ये जो कानून है वो सब कोर्ट के दायरे से बाहर गए। 15(3) की इंसर्शन हुआ, और ये जो कानून सब शेड्यूल 9 में डाल, ताकि कोई कोर्ट इनको टच नहीं कर सके। वो अभी तक थे, अभी एक 10-5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच बिठा के वो शेड्यूल 9 का प्रिविलेज रद्द किया है। लेकिन अब तक था, तो ये करने की इच्छा होती है तो हो सकता है। लेकिन हिंदू कोड बिल, मैं बाबा साहब के सीरीज में बोलना भूल गया, हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने सभी धर्म के, जाति धर्म के औरतों को सब अधिकार देने की कोशिश करी। तो बाबा साहब की संसद में खिल्ली उड़ाई जाती, अब उनकी जात भी निकाली एक ठीक है, तो वो बोले मेरी जाति की चिंता मत करो, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। और सबके लिए बाबा साहब ने कोशिश करी थी, लेकिन वो भी हुआ नहीं। तो जब जब आपके उद्धार की बात आई, जब जब आपको आपके भागीदारी की बात आई, तो बीच में चाणक्य आया, क्योंकि चाणक्य का कहना था एक्सप्लॉइट एवरीबॉडी, दैट्स ऑल, एंड दैट इज व्हाट बीइंग डन नाउ। तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर्टी का अधिकार की जरूरत है, शिक्षा के अधिकार की जरूरत है, तुम्हें पढ़ नहीं चाहिए, और ये फेडरल स्ट्रक्चर भी उनको नहीं चाहिए, उनको यूनियन चाहिए, यूनियन नहीं चाहिए, यूनियन ऑफ इंडिया नहीं चाहिए, उनको एकांचलित कार्यक्रम कारोबार बात करनी चाहिए, कर रहे हैं। और वो एकांचलित कारोबार ये आइडिया चाणक्य की थी, संघ की थी, और उनकी एक जहरीली चाल है, वो जिसके गले में हाथ डालेंगे उसको खत्म करते हैं। ये पुष्यमित्र शुंग से आज तक का इतिहास, अपने राज्यों को मार के गद्दी पर बैठता। उसके बाद अब ये हमारे महाराष्ट्र के उदाहरण है, शिवसेना और बीजेपी। शिवसेना का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के बीजेपी महाराष्ट्र में आए, और आज शिवसेना को खत्म करने को चली हुई।
जहाँ भी जाओ, बिहार में नीतीश कुमार, झारखंड में शिबू सोरेन का लड़का, जहाँ भी उन्होंने पहले हाथ लिया उनका, बाद में वो हाथ लिया। तो हम सब मिलके ये लोगों को समझाना चाहिए कि हमारी इनके कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस ध्येय से, जिस हेतु से हम संविधान पर अमल बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसमें अमल बदल नहीं हो रही है। आज तो संविधान सिर्फ पेपर पर रह गया है। उन्होंने हमारे नेता बोलते थे संविधान को हाथ लगाएंगे तो हम हाथ तोड़ेंगे, वो बोलते हमको क्या करना है, संविधान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, हम शपथ लेंगे, नीचे आके संविधान तुम संभालो, हम हमारे काम करें। अरे नई अर्थनीति से आज तक जो भी आया वो सब संविधान के खिलाफ, क्योंकि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें यस संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पढ़ता ही नहीं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों आए? तो बाबा साहब की इच्छा थी कि हम ये सब फंडामेंटल राइट में लाए, लेकिन फंडामेंटल राइट में लाने में विरोध हो गया, तो इसलिए बाबा साहब ने वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। और उनका एक ही प्रिंसिपल है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक विषमता दूर करो, आर्थिक विषमता दूर करो, राजनीतिक विषमता दूर करो। ये आपके हर कानून का बेस होना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मैंडेट बिल्कुल दिखता है। इसलिए आज तक न हमारे संविधान का अमल हुआ, न हमारे माता बहनों की भागीदारी की बात हुई, और जब बात आई तो वो टाल दी गई। इसलिए मैं आप सबको इतला करता हूँ, आपको विनती करता हूँ कि हम सब मिलके घर घर जाके हमें इस व्यवस्था को पहले हम समझे, और ये व्यवस्था के खिलाफ हम घर घर जाके लोगों को बोले। हमारे जो दोस्त हैं संजीव जी, उनका मैं आभारी हूँ। हमारे लारिफ ने सुबह मुझे व्याख्या बताई थी डेमोक्रेसी की कि बोले इतनी हम आसान भाषा में बोलते हैं, सबकी भागीदारी और सभी में भागीदारी, सबकी भागीदारी और हर जगह भागीदारी। तो ये हमारी महिलाओं के लिए भी एप्लीकेबल है, हम सबके लिए भी एप्लीकेबल है। और जो एक ही सेंटेंस खत्म करता हूँ, जो भी जिनको हम सुखी देश कहते हैं वो क्या करते हैं, किस समाज में क्या कमी है उस समाज को वो देने की बात करते हैं। इसलिए वो देश सब दुनिया में सबसे सुखी देश है। जय भारत, जय शिवराय। ताकतवर शत्रु के साथ लड़ना है।